नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में 8 फरवरी को हिंसा हुई। अवैध मस्जिद और मजार हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। 7 लोगों की मौत हुई जबकि सैकड़ों आम लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। लेकिन जानकारों की माने तो इतनी बड़ी घटना बिना प्लान के नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था, लेकिन जिस तरह सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया, पेट्रोल बम फेंके गए, छतों से पत्थर बरसाए गए और थाने पर हमला किया गया, वो किसी स्थानीय नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं या किसी संगठन के द्वारा की गई हिंसा प्रतीत हो रही है। पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा है कि इस हिंसक घटना में कहीं ना कहीं पीएफआई या देश विरोधी कट्टरपंथी संगठनों का हाथ हो सकता है। वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने यह भी कहा है कि हल्द्वानी में जो बवाल हुआ है उसे पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। उत्तराखंड पुलिस को पुख्ता तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाएं ताकि उन्हें आसानी से जमानत न मिल पाए। हालांकि इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का भी यही कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हल्द्वानी में क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी फंसे हैं? हल्द्वानी के बनफूलपुरा रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में घर बना रखे हैं। इन लोगों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी शामिल हैं। इन इलाकों को बुलडोजर कार्रवाई से बचाने के लिए इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, ऐसा बताया जा रहा है। उसमें लोकल नेता, मजहबी नेताओं सब ने मिलकर बच्चों का भी इस्तेमाल किया। बच्चों को मदरसे की ड्रेस पहनाकर प्रदर्शन में शामिल करवाया गया। कहा जाता है कि सपा के नेता मतीन सिद्दीकी और इरफान हाफिज इन प्रदर्शनों की अगुवाई किया करते थे। ये पहला मामला नहीं है जब भारत की किसी हिंसा में रोहिंग्याओं, मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम सामने आया हो। सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नुपुर शर्मा के बयान पर हुई हिंसा में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गिरफ्तारियां हुई थी। अब बात यह है कि भारत में कितनी है इन अवैध घुसपैठियों की संख्या। साल 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएनएचआरसी के अनुसार भारत में 2021 के दिसंबर महीने तक देश के अलग अलग इलाके में करीब 18,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। हालांकि कई अलग अलग मीडिया और गैर सरकारी संस्थाओं का आंकड़ा माने तो करीब 1 लाख रोहिंग्या भारत में होने का दावा किया जाता है। वहीं अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें तो सरकारी आंकड़े में मतभेद दिखता है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों को माने तो करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में होने के दावे किए जाते हैं। सिर्फ असम की एनआरसी में ही 19 लाख बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अब जानते हैं कि भारत में कहां-कहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं और कैसे आते हैं वो भारत के अंदर। वैसे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी पूरे भारत में फैल चुके हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की एक बड़ी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, जिससे घुसपैठिए देश में अवैध घुसपैठ करते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या मणिपुर के रास्ते भारत के आते हैं, पर सेना और प्रशासन की चौकसी बढ़ गई है। इस वजह से पहले म्यांमार से ये लोग बांग्लादेश आते हैं और फिर बांग्लादेश से भारत आते हैं। ये उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। भारत से बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की सीमा पर सख्त पहरा रहता है, इसलिए यहाँ से घुसपैठ करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में कई जगहों पर नदी और नाले होने के कारण पहरेदारी मुश्किल हो जाती है और इसीलिए घुसपैठिए इन दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हैं। इसमें भी पश्चिम बंगाल ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ममता सरकार घुसपैठियों पर अपनी पूरी कृपा रखती हैं। टीएमसी के कई लोकल नेता घुसपैठियों की मदद करते हैं, इसलिए बंगाल सीमा से घुसपैठ करना काफी आसान हो जाता है। अब बिना कागजों के क्या ये लोग यहाँ रहते हैं? आपको बता दें कि यहाँ हर कागज की कीमत तय होती है। भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके घुसपैठिए यहाँ से जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। हर दस्तावेज के लिए कीमत तय है। सीमावर्ती गांवों में काम करने वाले पत्रकारों की माने तो निर्वाचन कार्ड के लिए 5,000 रुपए, राशन कार्ड के लिए 10,000 रुपए, आधार कार्ड के लिए 25,000 रुपए
पासपोर्ट के लिए 1 लाख रुपए और नेपाल पहुंचाने के लिए इनको 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 8,000 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। इन घुसपैठियों ने दिल्ली में अवैध तरीके से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवा लिए हैं। ये दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में झुग्गी बनाकर रहते हैं। 2003 में दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक सेल बनाया था और इस दौरान करीब 40,000 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा भी गया था। लेकिन फिलहाल ये सेल अब कम सक्रिय हो गया है। दरअसल सेल की कम सक्रियता के पीछे की ये वजह है कि अवैध घुसपैठिए ऐसे पहचान पत्र यहाँ बनवा लेते हैं जिससे ये जानना मुश्किल हो जाता है कि वो अवैध घुसपैठिए हैं या फिर देश के नागरिक। 2018 में एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि 2014 से 2018 के बीच करीब 1,134 घुसपैठिए पकड़े गए थे। दिल्ली के विकासपुरी, नजफगढ़, सीमापुरी रेलवे स्टेशन के पास के इलाके जहांगीरपुरी, भलसवा डेरी, श्रम विहार, कालिंदी कुंज, आनंद पर्वत, दिल्ली फरीदाबाद और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के इलाकों में अवैध घुसपैठिए रहते हैं। लूटपाट, झपटमारी समेत कई स्ट्रीट क्राइम भी ये करते हैं और इसमें शामिल पाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये नेपाल कैसे पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए नेपाल भी जाते हैं। इन लोगों को इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फंडिंग मिलने की बात भी कही जाती है। नेपाल में रोहिंग्याओं के घर आपको उत्तराखंड से सटे नेपाली जिलों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती मंडल से सटे नेपाली जिलों में काफी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, मालदा, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए काफी बड़ी संख्या में हैं और काफी आराम से भी रहते हैं। घुसपैठिए बंगाल से दिल्ली, मुंबई जाने के लिए ट्रेन का उपयोग भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में हो चुकी है। रेलवे से यात्रा करते हुए बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। अब रुख करते हैं बिहार का। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बंगाल होते हुए बड़ी संख्या में घुसपैठिए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में आते हैं। ये जिले पश्चिम बंगाल की सीमा और नेपाल की सीमा दोनों से ही बहुत दूर नहीं है, इसलिए जिन्हें नेपाल जाना होता है वो आराम से चले जाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में घुसपैठिए इन इलाकों में मुस्लिम आबादी के बीच में रहते हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या अपनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं। एटीएस विशेष तौर पर इनकी छानबीन कर रहा है। बीते 3 साल में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने वाले गिरोहों को भी पकड़ा गया है। सूबे में अलीगढ़, उन्नाव, आगरा, कानपुर, मथुरा और अन्य जिलों में वो बस गए हैं। खासकर उन्हें मीट के कारखानों और सफाई के काम में लगाया जाता है। ये थोड़े रुपए के लालच में देश विरोधी गतिविधियों में आराम से शामिल हो जाते हैं। भारत आने के बाद वो पहचान बदलकर खाड़ी देशों का भी रुख करते हैं। इनके बारे में एटीएस गहनता से अभी छानबीन कर रही है और इन्हें घुसपैठ कराने वाले कई गिरोहों की पड़ताल भी की जा रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बंगाल से दिल्ली होते हुए हजारों रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में आ बसे हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू शहर के आसपास बसे हैं और इसे जम्मू की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश के तौर पर देखा जाता है। रोहिंग्या कोलकाता के रास्ते दिल्ली और फिर वहां से ट्रेन में भर भर कर जम्मू पहुंचे। यहाँ पर कई जिहादी तत्वों ने उनके लिए फौरन रहने की व्यवस्था भी की और काफी सुविधाएं भी कर दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुसार यहाँ म्यांमार व बांग्लादेश के 13,400 निवासी हैं। इनमें से 6,523 रोहिंग्या हैं, 6,461 जम्मू संभाग और 62 कश्मीर में हैं। इनके ठिकाने जम्मू, सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग हैं और ये अपराध में भी वहां सक्रिय हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं उनमें अपराध में ये शामिल पाए जाते हैं। रुख करेंगे झारखंड का। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के झारखंड के कई हिस्सों में रहने की खुफिया सूचनाएं पुलिस को मिलती रही हैं। गंभीरता से छानबीन हो तो हजारों घुसपैठिए मिल जाएंगे। खुफिया एजेंसी की माने तो बंगाल के मुर्शिदाबाद से झारखंड में रोहिंग्याओं का प्रवेश होता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी इन्हें संरक्षण मिलने की बात खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में है। झारखंड में आदिवासी बच्चियों की हत्या, रेप और लव जिहाद में कई घुसपैठियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब बात यह है कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या घुसपैठियों का भी जिक्र किया था।
उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं, पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अपने कई इंटरव्यू में अमित शाह देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी की बात कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में एनआरसी की बात करती है, लेकिन जब जब एनआरसी की बात होती है तब तब कैसा बवाल होता है ये हम सीए के दौरान देख चुके हैं। तो इससे आम जनता भी समझ सकती है कि आखिर सीए और एनआरसी से किसको और क्यों दिक्कत है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर नहीं रोका गया तो जिस तरह से हल्द्वानी में हमने आग लगते हुए देखा है, तो वो दिन दूर नहीं जब देश के बाकी जगहों पर भी, जिस तरह से हमने आपको बताया अलग अलग राज्यों में ये घुस गए हैं, बस गए हैं, वहां पर भी इसी तरह का बवाल हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।